वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी में सर कासिम आपके साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है कि ओजोन क्या है, ओजोन लेयर कहाँ बनता है, ओजोन फॉर्मेशन कैसे बनता है और ये ओजोन डिप्लेशन जो कि एक एनवायरमेंटल इशू है, ये प्रॉब्लम कैसे पैदा होता है इसके बारे में, और इस ओजोन डिप्लेशन की क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए हाजिर करने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले ओजोन। ओजोन डियर स्टूडेंट एक गैस है जिसका फार्मूला है O3, यानी इसमें 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ओजोन कहते हैं। ये ओजोन एक लेयर है, ओजोन एक लेयर बनाता है, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हो कि ये एटमॉस्फेयर है हमारे साथ। एटमॉस्फेयर का जमीन से 10 किलोमीटर तक एक लेयर है जिसको हम यानी एयर एनवायरनमेंट को एटमॉस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर इसके बाद मीजोस्फेयर, फिर इसके बाद थर्मोस्फेयर। जनाबे मन, ट्रोपोस्फेयर जमीन से 10 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ ट्रोपोस्फेयर का लेयर है। जब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आपके साथ स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है। हमारा काम है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक यानी ऊंचाई में, हाइट में ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O3 की शक्ल में एक लेयर बनाता है एटमॉस्फेयर में। उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। नॉर्मली ये ओजोन लेयर जब सूरज से शुआएं आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सूरत में, जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत कम होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये ओजोन लेयर नॉर्मली जमीन पर जितनी भी प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, इनको इस हार्मफुल रेडिएशन यानी जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, इनसे बचाता है। ये नॉर्मल इसका क्या है, काम है। याद रखिए कि ये ओजोन O3 कैसे बनता है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 475 नैनोमीटर है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यही सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो ये सारे ऑक्सीजन एटम यानी 3 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर ओजोन बनाते हैं, और इससे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जो जमीन से 30 से 50 किलोमीटर ऊपर है एक लेयर वजूद में आती है। इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। याद रखिए कि ओजोन एक जहर आलूदा गैस है, पॉइजनस गैस है, और ये ब्लूइश इसका कलर है, ये ब्लूइश गैस है, और ये क्या है, इंतहाई इसका स्मेल अजीब सा है। आपको अक्सर जब तारे जल जाते हैं या प्याज जल जाता है तो ये स्पार्किंग, बिजली के तारे जब जल जाती है तो उससे जो स्मेल आपको महसूस होता है, यही ओजोन का क्या है, स्मेल है। बहरहाल ये ओजोन नॉर्मल इस तरह बनता है। अब ये ओजोन डिप्लेशन जो कि एक एनवायरमेंटल इशू है, ये क्या चीज है, ठीक है ना, और इसके अलावा इनकी क्या क्या वजूहात है, ये क्यों होता है ओजोन डिप्लेशन, और इसके अलावा ये इसके हार्मफुल इफेक्ट फिर क्या होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एक एनवायरमेंटल इशू था, इसी तरह जमीन पर बसने वाले तमाम लाइफ के लिए ये ओजोन लेयर जब डिप्लेशन शुरू कर देता है, ये भी एक इशू है। अब ये ओजोन लेयर डिप्लेशन किसे कहते हैं, आप जरा देख ले। डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू सर्टेन गैसेस। जब
कई गैसेस की वजह से ओजोन लेयर की थिकनेस में डिक्रीज वाकई हो जाता है। अब ये देखो, ये लेयर है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर मौजूद है। और स्ट्रेटोस्फेयर 30 से लेकर 50 किलोमीटर जमीन से ऊपर है। इसका थिकनेस के लिए हम डिपोसन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 100 डिपोसन यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये इसकी थिकनेस है। नॉर्मल आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 किस्म के हैं। अक्सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की यूवीसी, जिसका वेवलेंथ 280 नैनोमीटर तक है, उसको अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, जो सबसे खतरनाक रेडिएशन है। ठीक है ना। रेडिएशन के हवाले से आप जरा इस चार्ट को मुलायजा करें। गेमा रेस जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, एक्स रेस जिसका 450 नैनोमीटर, ठीक है ना जी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 475 नैनोमीटर, ये विजिबल के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ये हायर एनर्जी रेडिएशन है। विजिबल लाइट 500 से 550 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट है। ये किसी भी रोए जमीन पर किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बशमूल इंसान खतरनाक नहीं है। तो ये विजिबल लाइट की रेडिएशन है, जो कि 500 नैनोमीटर से 550 तक है वेवलेंथ। अब 500 के बाद 550 से 580 इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब विजिबल लाइट के राइट साइड पर लोअर एनर्जी रेडिएशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो 550 से 580 नैनोमीटर इंफ्रारेड रेडिएशन है। 580 से 600 तक नैनोमीटर माइक्रो रेडिएशन है, और 600 से 700 नैनोमीटर तक ये रेडियो रेडिएशन है। अब ये सारे लोअर एनर्जी रेडिएशन है, ये इंसानों के लिए एटमॉस्फेयर यानी बायोस्फीयर पर, जमीन पर ये कोई खतरे का सबब नहीं बनती। तो ये तो रेडिएशन के हवाले से आपके साथ ये भी चीज इस हवाले से डिस्कस हुई, ताकि आपकी वो कंफ्यूजन कि ये क्या चीज है। तो जी, अब क्या है कि ओजोन लेयर में क्यों डिक्रीज इन थिकनेस हो जाती है, या इस ओजोन लेयर में सुराख क्यों हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ होल इन द ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। या ये थिकनेस क्यों कम हो जाती है। ठीक है ना। अब इस थिकनेस की कमी को तो ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं, या इस लेयर में होल बनने को हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। अब इसकी क्या क्या वजूहात है। तो जी, सबसे जो मेन काजेस है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, यानी क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन। ये वो गैसेस है जो कि हम एयर कंडीशन के चलाने से, जमीन पर इंसान गर्मियों में एयर कंडीशन, AC, रेफ्रिजरेटर या व्हीकल, इन के ऑपरेटिंग से ये गैसेस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये मेन काज है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दूसरा काज है ओजोन डिप्लेशन का, जब जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन रेडिएशन की वजह से जब जमीन का टेम्परेचर स्लोली एंड ग्रेजुअली 1.5 सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, इस इंक्रीजमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये दूसरा काज है। और तीसरा काज है एयर पोल्यूशन। हवा में यानी एयर में जब ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल ना हो, तो हम उस एयर को हम कहते हैं कि ये पोल्यूटेड एयर है, और इसको हम कहते हैं कि इस एयर को हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है। ये तीसरी काज है। लेकिन इसका मेन काज क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये क्या करता है, जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल से निकलने वाली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जब एटमॉस्फेयर में एक लेयर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डिकम्पोजिशन कर देती है, यानी इसको ब्रेक डाउन कर लेती है। तो ये क्लोरीन फ्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं,
अब एक क्लोरीन गैस, ठीक है ना, ये ओजोन यानी O3 लेयर को 1 मिलियन यानी 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूलों को क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह जब ओजोन लेयर कम हो जाते हैं तो ये लेयर, अब आपसे मैं पूछता हूं डियर स्टूडेंट कि ये जब क्लोरीन गैस ओजोन के 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूलों को ब्रेक कर लेती है एक क्लोरीन गैस, तो आपसे पूछता हूं कि ये लेयर डिक्रीज, इसके थिकनेस में कमी वाकई होगी, लाजमी तौर पर होगी। तो ये इसका मेन काजेस है, ठीक है ना, क्लियर। ये क्लोरीन मुसलसल अगर हमने इस CFC जो गैस है इसको कम नहीं कर दिया, यानी जमीन पर ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, तो एक दिन आएगा कि ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा। अब तो सिर्फ कम हो रहा है, खत्म हो जाएगा। और ऊपर से सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो UVC, जो सबसे खतरनाक शुआएं हैं, ये जमीन को डायरेक्टली पहुंचेगा और फिर इस जमीन पर जितना भी लाइफ होगा, प्लांट की शक्ल में, एनिमल की शक्ल में या इक्विटिक लाइफ की शक्ल में, ये सारे इनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे बल्कि डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है ना। तो ये ओजोन लेयर की काजेज आपको पता चल गया। अब जी हार्मफुल इफेक्ट याद रखिए कि जब ओजोन लेयर में डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कुछ हार्मफुल रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 475 नैनोमीटर हो और हाई एनर्जी रेडिएशन हो, ये जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों में स्किन कैंसर, प्रीमेच्योर बर्थ डिजीज या आई डैमेज, इस तरह की डिजीज को ये काज करेगी। हेल्थ प्रॉब्लम में ये 3 किस्म, आई डैमेज, ठीक है ना। आप अक्सर लोगों को देखते हो कि बहुत ज्यादा लोग ऐनक पहनते हैं, जब उनसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सर मेरा नजर कमजोर है। अब यही वो वजूहात है, ठीक है ना, क्लियर जी। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है, स्किन कैंसर भी है, प्रीमेच्योर बर्थ डिजीज है, यानी बर्थ से पहले बीमार मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो वो। इट आल्सो हार्म फॉर प्लांट, ये पौधों के लिए भी खतरनाक है। अब पौधों की ग्रोथ के लिए भी खतरनाक है और पौधों की प्रोडक्शन के लिए भी खतरनाक है, पौधों की फ्लावर के लिए भी खतरनाक है। इट इज आल्सो हार्म फॉर प्लांट, ऑल काइंड ऑफ प्लांट जी। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन जब होगी तो ग्लोबल वार्मिंग लाजमी तौर पर होगी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब है कि एक जगह पर जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि सारी दुनिया में जमीन का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे नेचुरल डिजास्टर आएंगे। नेचुरल डिजास्टर क्या है, अर्थक्वेक यानी जलजले आएंगे, ठीक है ना, तूफान, सैलाब, साइल एरोजन, इस तरह की चीजें जब आएंगे तो ये क्या हो जी, वेदर पैटर्न। अब क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मियों में आपको सर्दी महसूस होगी, सर्दी में आपको गर्मी महसूस होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर पैटर्न का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल वेदर आपको महसूस नहीं होगा। कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी और कभी कभी बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो ये वेदर पैटर्न जी। क्रॉप प्रोडक्ट आल्सो इफेक्ट, यानी जो फसलें हैं वो ज्यादा पैदावार नहीं दे सकेगी क्योंकि साइल फर्टिलिटी में कमी वाकई होगी। इक्विटिक यानी पानी में आपको पता है कि हमारा होम जिसको हम अर्थ कहते हैं 70% इक्विटिक लाइफ है, वो भी इससे इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का दूसरा एनवायरमेंटल इशू। पहला एनवायरमेंटल इशू लेक्चर नंबर 13 में ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये जो दूसरा एनवायरमेंटल इशू ओजोन डिप्लेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे ड्रेन के हवाले से बात होगी आपके साथ। अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पावर ऑफ बायोलॉजी को, तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करें। आप जिस क्लास की भी स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है, एग्जाम मटेरियल भी आपके लिए लेके हैं,
सारा डिटेल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है ना, तो उस वक्त तक इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।